चलो नया चैप्टर हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं आज, जिसका नाम है अमेलगमेशन ऑफ फर्म्स एंड कन्वर्जन टू अ कंपनी। मतलब ये दो अलग अलग टॉपिक है। अमेलगमेशन ऑफ फर्म एंड कन्वर्जन टू अ कंपनी पार्टनरशिप का एक टॉपिक है, जिसमें पार्टनरशिप फर्म का अमेलगमेशन हो जाता है या वो कन्वर्ट हो जाती है कंपनी में। वैसे दोनों इंटर रिलेटेड टॉपिक है, अकाउंटिंग में ज्यादा डिफरेंस आपको देखने को मिलेगा नहीं, बट अगर मैं छोटा सा इंट्रो टाइप का पार्ट दूं आपको, व्हाट डू मीन बाय अमेलगमेशन। तो देखो अमेलगमेशन जो होता है ना, ये दो टाइप का होता है। एक होता है मर्जर और एक होता है एक्विजिशन। ठीक है, मर्जर मतलब क्या होता है? मर्जर मतलब होता है जब दो फर्म होती है, मान लो एक फर्म है और बी एक फर्म है, दोनों मिलके एक फर्म बना दिए ए बी। मतलब एक अलग फर्म थी, बी एक अलग फर्म थी, दोनों मिलके एक नई फर्म बना दी जिसका नाम रख दिया ए बी। तो दिस इज व्हाट मर्जर। मतलब दो सेम साइज की फर्म्स जो होती है वो कंपटीशन कम करने के लिए, अब देखो ए अपना अलग सेल कर रहा था, बी अपना अलग सेल कर रहा था, पर दोनों एक दूसरे के लिए कंपटीशन क्रिएट कर रहे थे मार्केट में। तो ये लोग सोचे यार क्या एक दूसरे का रेवेन्यू खाना, प्राइस कम करके प्राइस वॉर करना, दोनों का लॉस हो रहा है। तो दोनों सोचे एक काम करते हैं, हम दोनों बराबर फर्म, बराबर साइज के तो फर्म है, दोनों एक दूसरे के साथ हाथ मिला लेते हैं, मर्ज हो जाते हैं एक दूसरे में, और हम दोनों मिलके एक बन हम दोनों मिलके एक बन जाते हैं। तो दिस इज नोन एज मर्जर। एक्विजिशन क्या होता है? ए प्लस बी इज इक्वल टू ए, या व्हाट वी कैन से बी भी, चलो कुछ भी बोल सकते हो, ए या बी। ठीक है, तो मतलब एक ए फर्म है, उसने बी को एक्वायर कर लिया, मतलब खरीद लिया। मतलब ए जो है वो बड़ी फर्म थी और बी जो है वो छोटी फर्म थी। ठीक है, तो ये मान लो मौसा जी है और ये गुजराती होटल वाला है। ठीक है, तो ये मौसा जी ने गुजराती होटल वाले को एक्वायर कर लिया, है ना, क्योंकि गुजराती होटल की लोकल मार्केट में सेल्स अच्छी है। गुजराती होटल का लोकल मार्केट में ब्रांड नेम चलता है, लोकल मार्केट में उसकी सेल्स अच्छी चलती है। तो इस वजह से बड़ी कंपनी ने, बिग फर्म ने स्मॉल फर्म को एक्वायर कर लिया। ठीक है, तो यहां पर इस एग्जांपल में बी को हटाना पड़ेगा, तो इसको बोलते हैं एक्विजिशन। तो अमेलगमेशन दो टाइप का होता है, वेदर इट इज मर्जर और एक्विजिशन। कुछ नहीं, अमेलगमेशन में हमको करना क्या होता है? स्टेप्स टू बी टेकन। आधी चीजें तुम लोग को ऑलरेडी आती है। पहला स्टेप, डिसॉल्व करना पड़ेगा ओल्ड फॉर्म्स को, पुरानी फॉर्म्स को बंद करो। मेरे एग्जांपल में यहां ए और बी दोनों को डिसॉल्व होना पड़ेगा और यहां बी को डिसॉल्व होना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि ये नई फॉर्म है, ये दोनों ओल्ड फॉर्म थी यहां पर, और ये फर्म जो थी ये ओल्ड फर्म थी, इसने ये को बेच दिया अपने आप को। तो डिसॉल्व करो ओल्ड फर्म को, और डिसॉल्व करने के लिए क्या करना पड़ता है? रियलाइजेशन अकाउंट बनाना पड़ता है, कैपिटल अकाउंट बनाना पड़ता है, और एक कैश अकाउंट बनाना पड़ता है। पर अगर कैश नई फर्म लेके जा रही है, कैश अगर नहीं नई फर्म उठा के ले जा रही है, जो मोस्ट ऑफ द टाइम में ले ही जाती है, तो कैश अकाउंट नहीं बनाना पड़ेगा। दूसरा, डिसॉल्व कर लिए फर्म को। अब इसके बाद रेज द गुडविल। तो बेसिकली क्या होता है, जब दो फर्म आपस में मिलती है या एक फर्म दूसरी फर्म को अपने आप को बेचती है, तो वो बोलती है मार्केट में मेरी इज्जत है। मैं बोला ना गुजराती होटल का लोकल मार्केट में अच्छी पकड़ है, तो वो उसकी गुडविल है। तो अभी इस सिचुएशन में जो सेल्फ जनरेटेड गुडविल होगा ना, उसकी वैल्यूएशन होगी, और उसकी वैल्यूएशन को रेज करेंगे हम लोग बुक्स में। मतलब पता है तुमको अकाउंटिंग स्टैंडर्ड मना करता है, क्या बोलते हैं, सेल्फ जनरेटेड गुडविल को बैलेंस शीट में दिखाने के लिए, पर वो ये नहीं बोला कि सेल करते टाइम अपनी गुडविल का वैल्यू नहीं ले सकते हो। आप ले सकते हो, आप ले सकते हो। जैसे गुडविल चैप्टर में आई थिंक सो, या उसी के आसपास किसी चैप्टर में हम लोग ये देखे थे कि अगर कोई फर्म एक्वायर हो रही, बेसिकली शेयर कैपिटल में तुम देखोगे, ग्रुप 2 में देखोगे, और नहीं तो 12th में देखे होगे कि अगर एंट्री में डेबिट साइड, बिजनेस परचेस करते टाइम अगर एंट्री में डेबिट साइड कमी आती थी, तो उसको गुडविल बोलते थे। क्यों गुडविल बोलते थे? क्योंकि फर्म की इज्जत है मार्केट में। तो गुडविल को रेस करना पड़ेगा, और गुडविल रेस करने के लिए क्या करना पड़ेगा? सोचो, गुडविल रेस हो रहा है मतलब एसेट बन रहा है। गुडविल रेस हो रहा है, इसका मतलब क्या हो रहा है? एसेट बन रहा है। तो एंट्री होगी गुडविल अकाउंट डेबिट, गुडविल आया मेरे पास, टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, एसेट बढ़ रहा है मतलब पार्टनर्स को फायदा हो गया ना, एसेट बढ़ रहा है, रीवैल्यूएशन, एसेट बढ़ रहा है मतलब पार्टनर्स को फायदा हो गया, तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट कर देंगे। तो सेकंड है रेज द गुडविल। थर्ड सिचुएशन में कैलकुलेट करेंगे परचेस कंसिडरेशन। वैसे तो हम लोग ये स्टार्टिंग में कर लेंगे क्वेश्चन के, पर एक बोलने वाली बात है, क्या करेंगे? कैलकुलेट करेंगे परचेस कंसिडरेशन। परचेस कंसिडरेशन क्या होता है? प्राइस, प्राइस कितना रुपए मिला, कितना रुपए मिला एक्वायर करने के लिए, कितना रुपए मिला, तो दैट इज नोन एज परचेस कंसिडरेशन। परचेस कंसिडरेशन। एंड फोर्थ में न्यू फर्म की बुक बनाएंगे। न्यू फर्म्स की बुक को बनाएंगे। तो दिस इज गोइंग टू बी द स्टेप्स विच वी आर गोइंग टू फॉलो
टू डू दिस होल प्रोसीजर इन ऑल द केसेस, मतलब केसेस होते हैं बहुत सारे कि दो पार्टनरशिप फर्म मिल गई, एक पार्टनरशिप फर्म एक कंपनी मिल गई, कंपनी पार्टनरशिप को खरीद ली, दो सोल प्रोप्राइटर मिलकर एक पार्टनरशिप बना ली, ऐसे करके बहुत सारे केसेस होते हैं, ठीक है। बट द वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट इज सब में ऑलमोस्ट सेम अकाउंटिंग करनी है आपको, कॉमन सेंस ही करेंगे अकाउंटिंग ऑफ कोर्स, ठीक है। पर ये आपके कुछ स्टेप्स है जो मैं बता सकता हूँ कि आपको फॉलो अप करने हैं। बाकी मैं आपको अपनी बुक के नोट, आपकी बुक के नोट से दिखाता हूँ, ये देखो। सबसे पहले यहां पर पढ़ो, नोट्स बुक में बने हुए थे तो मैंने अलग से नोट्स बनाए नहीं, क्योंकि भाई वो अननेसेसरी एक मतलब एक अनप्रोडक्टिव फैक्टर हो जाएगा कि छोटे छोटे नोट्स बुक में बने हुए हैं तो फिर से क्यों लिखवाओ सेम चीज। तुम लोग उल्टा अपने कॉपी में लिखना चाहो तो लिख सकते हो, ठीक है। एज डिफाइंड अर्लियर, पार्टनरशिप फॉर्म होती है विद दो और मोर, टू और मोर पर्सन, बट इट कैन ऑल्सो बी फॉर्म इन एनी ऑफ द फॉलोइंग केस। जब टू और मोर सोल प्रोप्राइटर आपस में हाथ मिला ले, सोल प्रोप्राइटर मतलब अकेला बंदा, वन पर्सन कंपनी है ना, अकेला बंदा, सोल प्रोप्राइटर क्या कर ले, हाथ मिला ले, बस फर्क इतना है वो कंपनी में नहीं होता है, ठीक है। मतलब सोल प्रोप्राइटरशिप इज डिफरेंट, वन पर्सन कंपनी इज डिफरेंट, ठीक है, पर दोनों में एक ही लोग होते हैं। व्हेन वन एग्जिस्टिंग पार्टनरशिप फर्म एब्जॉर्ब अ सोल प्रोप्राइटर, क्या बोल रहा है, एक पहले से पार्टनरशिप फर्म थी उसने किसी सोल प्रोप्राइटर को एंटर करा लिया, ठीक है। व्हेन वन एग्जिस्टिंग पार्टनरशिप एब्जॉर्ब अनदर पार्टनरशिप, जब एक पार्टनरशिप दूसरे पार्टनरशिप को एब्जॉर्ब कर ली। और व्हेन टू और मोर पार्टनरशिप फॉर्म न्यू पार्टनरशिप, और जब दो से ज्यादा पार्टनरशिप जो है एक दूसरे में मिल गए, तो किसी भी तरीके से तुम अमेलगमेशन कर सकते हो, ठीक है। Amalgamation is used to avoid competition amongst them and to maximize the profit of the firm। क्या बोल रहा है, amalgamation हम इसलिए करते हैं ताकि हम competition कम कर सके, प्रॉफिट अपना ऑफ कोर्स बढ़ा सके। अकाउंटिंग एंट्रीज जो होंगी वो अलग अलग सिचुएशन में होंगी, तो हम लोग व्हेन टू और मोर सोल प्रोप्राइटर फॉर्म अ न्यू पार्टनरशिप, पहला केस देखने वाले हैं जब दो से ज्यादा सोल प्रोप्राइटर मिलकर पार्टनरशिप बनाएंगे, ठीक है। तो देखो, when two or more sole proprietor business amalgamate to form a new partnership firm, the existing set of books are closed and the new set of books to be opened, recording all asset, liability and transaction of the partnership। क्या बोल रहा है, पुरानी फर्म की बुक्स को बंद करना, नई फर्म की बुक्स में आएंगे अब एंट्री, तो रियलाइज करोगे, डिसॉल्व करोगे फर्म को, ठीक है। स्टेप्स क्या क्या है देखो ध्यान से। पहले भाई बैलेंस शीट बना लो डिसोल्यूशन के दिन, ये क्वेश्चन में दिए रहेगी तो इसका टेंशन नहीं है, पर स्टेप्स बता रहा है कायदे से, हम लोग जिस दिन डिसॉल्व करने वाले होते हैं उस दिन हमको बैलेंस शीट बनानी होती है, ठीक है। दूसरा बोल रहा है ओपन करो रियलाइजेशन अकाउंट, ट्रांसफर कर दो सारे एसेट लायबिलिटी एक्सेप्ट कैश इन एंड कैश एट बैंक एट देयर बुक वैल्यू, ठीक है। हाउएवर अगर कैश इन एंड कैश एट बैंक ट्रांसफर करोगे रियलाइजेशन में तभी करना जब न्यू फर्म बोल रही है हाँ भाई कैश भी दे दो। मैं तुम लोग को बता दिया ऑलरेडी, कैश इन एंड कैश एट बैंक हम ट्रांसफर तब करोगे जब न्यू फर्म बोलेगी भाई कैश भी दे दे मेरे को, कैश भी मैं ले जाता हूं, बैंक भी मैं ले जाता हूं, उस सिचुएशन ट्रांसफर करना, अदरवाइज मत करना, ठीक है। सारे अनडिस्ट्रीब्यूटेड रिजर्व और प्रॉफिट एंड लॉस जो कि बैलेंस शीट में है ट्रांसफर करोगे कैपिटल अकाउंट में। अच्छा, फर्स्ट सेकंड थर्ड पॉइंट तो देख के अभी तक यही लग रहा है भाई ये तो भैया डिसोल्यूशन वाली बातें कर रहा है, हाँ ये अभी तक डिसोल्यूशन वाली बातें ही कर रहा है। अब बोल रहा है परचेस कंसिडरेशन निकालो, तो मेरे को एक बात बताओ, परचेस कंसिडरेशन होता है मतलब कितना रुपए में खरीद रहे बिजनेस, तो मेरे को बात बताओ, मेरे पास 10 लाख का एसेट है, अब मैं बोल रहा हूँ भाई मेरे एसेट ले जा सारे, ठीक है ले जाऊंगा। मैं बोला भाई 2 लाख की लायबिलिटी इसको भी लेके जा, वो बोला ठीक है ले जाऊंगा। तो मैं अब उससे पूछा कितना रुपए देगा बता, तो वो बोला भाई 8 लाख रुपए दूंगा। मैं बोला भाई 10 लाख देना, 10 लाख के एसेट दे रहा हूँ ना, तो वो बोला भाई 10 लाख के एसेट तो दे रहा है, 2 लाख की लायबिलिटी भी तो दे रहा है, तो ये 10 लाख में से 2 लाख तेरी लायबिलिटी चुकाने में लगाऊंगा, इसीलिए 8 लाख दे रहा हूँ तेरे को। तो इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं परचेस कंसिडरेशन। क्या फॉर्मूला बना, एसेट माइनस लायबिलिटी, परचेस कंसिडरेशन, और इसी को नेट एसेट भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, नेट एसेट भी बोलते हैं। तो बेसिकली जब भी मैं बात करूंगा परचेस कंसिडरेशन की, तुम करोगे एसेट माइनस लायबिलिटी, बट द वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट इज गिवन इन द क्वेश्चन कि एसेट की वैल्यू बुक वैल्यू दिए रहेगी, पर साथ में नीचे एडजस्टमेंट में रीवैल्यूएशन भी दिया रहेगा, इस एसेट को इतना बढ़ा दो, इतना कम कर दो, इतना बढ़ा दो। उस सिचुएशन में क्या करेंगे, रीवैल्यूड अमाउंट लेंगे परचेस कंसिडरेशन के लिए या बुक वैल्यू लेंगे। तो इसका आंसर बड़ा सिंपल है, कॉमन सेंस से कोई भी बच्चा दे सकता है। जब तुम किसी एसेट को सेल करने जा रहे हो, तुम सेल ही तो कर रहे हो, इनडायरेक्टली अगर तुम बोलोगे तुम सेल ही तो कर रहे हो। जब तुम किसी भी एसेट को सेल करने जाते हो तो उसको मार्केट वैल्यू पे सेल करोगे, बुक वैल्यू पे, बुक वैल्यू 5 लाख है, मार्केट वैल्यू 8 लाख है, मार्केट वैल्यू पे सेल करोगे, बुक वैल्यू पे सेल करोगे, बुक मार्केट वैल्यू पे सेल करोगे। एसेट की वैल्यू बुक में 5 लाख है, मार्केट वैल्यू 2 लाख है, तुमसे सामने वाली पार्टी 5 लाख में खरीदेगी, 2 लाख में ही खरीदेगी। जितनी मार्केट वैल्यू होती है उतने में खरीदी होती है, जितनी मार्केट वैल्यू होती है उतने में ही बेचना होता है। तो इसीलिए एसेट और लायबिलिटी का रीवैल्यूड अमाउंट हम लेंगे। क्लियर हो गई के बाद, हाँ देखो क्या बोल रहा है, कैलकुलेट करो परचेस कंसिडरेशन ऑन द बेसिस ऑफ टर्म्स एंड कंडीशन एग्रीड अपॉन बाय द पार्टीज
Generally, purchase consideration calculated on the basis of agreed value of asset or liability taken over by new firm. Purchase consideration is calculated as under agreed value of asset. देखो लिखा हुआ है agreed value of asset लिखा है, agreed value, book value of asset नहीं लिखा है, agreed value of asset लिखा है. माइनस करोगे agreed value of liability तो purchase consideration आ जाएगा. बोल रहा है क्रेडिट रियलाइजेशन अकाउंट बाय अमाउंट ऑफ परचेस कंसिडरेशन. ये मैं तुम लोग को बताऊंगा क्या बोल रहा है ये. ठीक है, बोल रहा है अगर देयर आर एनी अनरिकॉर्डेड एसेट और लायबिलिटी है उसको रिकॉर्ड कर लो. आर टू बी रिकॉर्डेड. एक मिनट रुको. चलो नेक्स्ट 7th नंबर पॉइंट में बोल रहा है प्रॉफिट एंड लॉस ऑन रियलाइजेशन ट्रांसफर कर देना कैपिटल अकाउंट में. यही तो करते हैं हमेशा. और टू इंश्योर डेट ऑल अकाउंट ऑफ द सोल प्रोप्राइटर बिजनेस आर क्लोज. और लास्ट में आप ये इंश्योर कर लेना कि सारे अकाउंट्स क्लोज हो जाए, क्योंकि बिजनेस बंद हो रहा है तो सोल प्रोप्राइटर के सारे अकाउंट लास्ट में क्लोज हो जाने चाहिए. तो ये आपके स्टेप्स हैं. अब ये प्रैक्टिकल क्वेश्चन में आप ज्यादा बेटर अंडरस्टूड कर पाओगे. शुरू के 3 को डिसोल्यूशन वाले थे और लास्ट के भी 4 स्टेप डिसोल्यूशन वाले थे और बीच में परचेस कंसिडरेशन आया है, वो मैं आपको क्वेश्चन के दौरान समझाऊंगा. ये आपको एंट्रीज दी हुई है. अब एंट्रीज कहां दी हुई पता है? इन द बुक्स ऑफ अमेलगमेटिंग सोल प्रोप्राइटर. तो बेसिकली जो बिजनेस बंद करने की एंट्री होती है ना, वही एंट्री है. तो तब पहली एंट्री क्या होती है? मतलब जब मेरे को बिजनेस बंद करना है, मैं सारे एसेट रियलाइजेशन में ट्रांसफर करूंगा, लायबिलिटी ट्रांसफर करूंगा. किस साइड? डेबिट साइड. तो एंट्री क्या होती है? रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू एसेट्स अकाउंट. उसके बाद लायबिलिटी ट्रांसफर होती है, लायबिलिटी टू रियलाइजेशन. ठीक है. अब देखो यहां पर न्यू फर्म ये क्या बोल रहा है, ये न्यू फर्म ये क्या बोल रहा है. तो देखो जैसे मैं रियलाइजेशन अकाउंट बनाता हूं, तो इधर मेरे आ जाते हैं सारे एसेट्स, इधर आ जाती मेरी सारी लायबिलिटीज. अब उसके बाद मैं क्या करता था? उसके बाद मैं ना यहां पर करता था पेमेंट और यहां पर मैं करता था सेल्स, एसेट का सेल्स. यही मैं करता था. अब तुम लोग ये सोच के देखो, सेल मतलब एसेट का सेल और पेमेंट मतलब लायबिलिटीज की पेमेंट. अब एसेट माइनस लायबिलिटी क्या होता है? परचेस कंसिडरेशन होता है. और हमेशा ये चीज तो ऑब्वियस है भाई कि एसेट लायबिलिटी से ज्यादा ही होगा, है ना. मतलब एसेट क्या, पार्टनर्स को भले लॉस हो जाए पर एसेट जो है वो लायबिलिटी ज्यादा होगा. एसेट रियलाइज होकर आ रही है, ठीक है, और एसेट ज्यादा की है तभी परचेस कंसिडरेशन का मुद्दा उठ रहा है, नहीं तो उठता ही नहीं. लायबिलिटी ज्यादा होती तो फर्म इंसॉल्वेंट डिक्लेयर हो जाती ना, तो डिसोल्यूशन करना ही नहीं पड़ता. इंसॉल्वेंट जो फर्म होती है उसको फिर लिक्विडेटर के हाथ में थमा दिया जाता है कोर्ट में. तो हम इंसॉल्वेंट फर्म की बात ही नहीं कर रहे. हम बोल रहे हैं भाई किसी दिक्कत की वजह से चलो फर्म बंद हो रही है, डिसॉल्व हो रही है, ठीक है. तो एसेट माइनस लायबिलिटी होता है परचेस कंसिडरेशन. अब यहां पर मैं इसको बेच रहा हूं अपने फर्म को, तो ना मुझे सेल करना है एसेट को, ना मुझे लायबिलिटी की पेमेंट करनी है. मैं एसेट उतारूंगा, मैं लायबिलिटी उतारूंगा. और जो ये वाला कार्यक्रम करता था उसके जगह मैं प्यार से एक बार यहां पर बस परचेस कंसिडरेशन लिख दूंगा क्रेडिट साइड, दैट्स इट. और न्यू फर्म को डेटर बना दूंगा. न्यू फर्म, तो यहां वही एंट्री है, न्यू फर्म अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन. न्यू फर्म को मैंने डेटर बना दिया क्योंकि मैंने उसको अपना बिजनेस बेचा है. तो जैसे क्रेडिट सेल्स होता है तो डेटर अकाउंट डेबिट टू सेल्स होता है, वैसे यहां पर न्यू फर्म अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन. रियलाइजेशन में ट्रांसफर इसलिए हुआ क्योंकि एसेट माइनस लायबिलिटी लिया है मैंने यहां पर, और रियलाइजेशन के थ्रू एंट्री वाली जाएगी. नेक्स्ट, एसेट टेकन ओवर बाय प्रोप्राइटर. बोल रहा है अगर कोई प्रोप्राइटर एसेट ले गया वही एंट्री होगी सेम, कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन. पार्टनर टेक ओवर करता है एसेट को तो उसका कैपिटल अकाउंट डेबिट होता है, वही है ये. अगर कोई एसेट बिक गया, बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन. अगर कोई अनरिकॉर्डेड एसेट है, एसेट अकाउंट डेबिट टू कैपिटल. अनरिकॉर्डेड एसेट, अनरिकॉर्डेड एसेट अगर तुम चाहो तो क्या बोलते हैं, अनरिकॉर्डेड एसेट बेसिकली सबसे इजी तरीका यही है भाई, मेरे को अचानक से एसेट मिल गया, बताओ, तो एसेट उत्पन्न हुआ. तो एसेट उत्पन्न कैसे होता है? एसेट अकाउंट डेबिट. अब ये तो मेरा फायदा है, मेरे को एसेट मिल गया, मैं फायदा है तो कैपिटल में क्रेडिट हो जाएगा, ठीक है, पीएसआर में. फिर उसके बाद रियलाइजेशन ऑफ अनरिकॉर्डेड एसेट, बैंक अकाउंट डेबिट टू एसेट. अब ये जो एसेट मिला उसको मैंने बेच दिया, ठीक है. पेमेंट ऑफ लायबिलिटीज, रियलाइजेशन टू बैंक. तुम लोग को पता है कोई भी लायबिलिटी अगर पेमेंट हो रही है तो लिखा हुआ है ना, इफ नॉट टेकन ओवर. अगर कोई लायबिलिटी वो ले गया तब तो फिर हो गया ना, परचेस कंसिडरेशन में सेटलमेंट हो गया. पर अगर वो कोई लायबिलिटी नहीं लेके गया तो उसकी पेमेंट मैं करूंगा, ठीक है. फिर उसके बाद रिकॉर्डिंग ऑफ अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी, कैपिटल अकाउंट डेबिट टू लायबिलिटी. जैसे एसेट बढ़ता है तो एसेट अकाउंट डेबिट टू कैपिटल होता है, वैसे लायबिलिटी बढ़ती है तो कैपिटल अकाउंट डेबिट टू लायबिलिटी हो जाएगा, वही बात है. फिर पेमेंट ऑफ लायबिलिटी, लायबिलिटी टू बैंक. लायबिलिटी टेकन ओवर बाय प्रोप्राइटर. अगर कोई पार्टनर या प्रोप्राइटर, मतलब प्रोप्राइटर को जगह पार्टनर भी लिख लो, एक ही बात है, ठीक है. पार्टनरशिप फॉर्म की बात करूंगा तो पार्टनर्स होंगे, प्रोप्राइटर की बात करो तो प्रोप्राइटर. अगर कोई प्रोप्राइटर अपनी लायबिलिटी लेके जा रहा है तो रियलाइजेशन टू कैपिटल जैसे पहले करते थे. रियलाइजेशन एक्सपेंस के लिए रियलाइजेशन टू बैंक. प्रॉफिट ऑन रियलाइजेशन कैपिटल में ट्रांसफर, लॉस जो है कैपिटल में डेबिट.
एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट एंड रिजर्व हम पार्टनर को दे देंगे, ठीक है, क्या क्रेडिट साइड में, जैसे हम लोग एडमिशन से करते हुए आ रहे, ठीक है। एक्यूमुलेटेड लॉस हम पार्टनर के में डेबिट कर देंगे, ठीक है। सेटलमेंट ऑफ परचेस कंसिडरेशन, अब आया मेन पॉइंट। न्यू फॉर्म मेरी डेटर बन गई है, वहां पर न्यू फॉर्म मेरी डेटर बन गई है, ये देखो, न्यू फॉर्म अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन। ये न्यू फॉर्म मेरी डेटर बन गई है। अब ये न्यू फॉर्म से मेरे को पैसा मिलेगा, तो ये कैपिटल इन न्यू फॉर्म लिख के रखें, यहाँ पर इंस्टीट्यूट में कैपिटल इन न्यू फॉर्म लिख के रखें, पर मैं इसको कटवाना चाहूंगा, ये यहां से भी काट दो, ये यहां से भी काट दो। ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ, मैं तुम लोग को बता रहा हूँ, ठीक है। ये मेरा डेटर था, न्यू फॉर्म अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन। अब ये न्यू फॉर्म के जो भी मतलब अमाउंट होगा वो मेरे पार्टनर्स को मिलेगा, तो एंट्री क्या होगी, कैपिटल अकाउंट डेबिट। पार्टनर को कोई भी पेमेंट करता हूं तो उसका कैपिटल डेबिट करता हूं ना, उससे पैसा मिलता है तो कैपिटल क्रेडिट, उसको कोई भी पेमेंट करता हूं तो कैपिटल डेबिट, तो कैपिटल अकाउंट डेबिट टू न्यू फॉर्म। और अगर पार्टनर को कोई एक्स्ट्रा कैश पे करना पड़ा या लाना पड़ा या पे करना पड़ा तो टू बैंक, और डेबिट होगा वाइस वर्सा, ठीक है, पेमेंट करना पड़ा तो टू बैंक। तो ये देखो, अब मेरे को एक बात बताओ, अगर मैं यहां पर देखूं तो ये कैपिटल न्यू फॉर्म टू न्यू फॉर्म, ठीक है, और कैपिटल टू कैपिटल न्यू फॉर्म टू बैंक, ये अननेसेसरी एक अकाउंट ओपन हुआ है, इसको आप नहीं भी ओपन करोगे तो चलेगा, हम ये एंट्री पास नहीं करते, हम प्रोफेशनली देखते हैं, जितने कम से कम एंट्री में हम ज्यादा अमाउंट दिखा पाए, मतलब ज्यादा वो कर पाए, प्रेजेंटेशन कर पाए, ठीक है। तो ये तुम्हारी फॉर्म्स थी भाई बुक बंद करने की, और मुझे नहीं लगा इस एंट्री को और ये वाली एक एंट्री को देख के तुमको और कोई भी एंट्री नहीं लगी होगी, क्योंकि सेम डिसोल्यूशन वाली है, जैसा कि मैं तुम लोग को पहले भी बोला था। अब मेन आती है भाई, न्यू फॉर्म की बुक में क्या एंट्री होगी, तो न्यू फॉर्म के में सारे एसेट को डेबिट करोगे नाम से, मशीनरी अकाउंट डेबिट, स्टॉक अकाउंट डेबिट, डेटर अकाउंट डेबिट, टू क्रेडिटर, टू बिल्स पेबल, टू पार्टनर्स कैपिटल। अब ये पार्टनर्स कैपिटल में क्या आएगा, परचेस कंसिडरेशन, में कितने में परचेस किया, एसेट माइनस लायबिलिटी परचेस कंसिडरेशन, है ना, एसेट माइनस लायबिलिटी परचेस कंसिडरेशन। अब बाई चांस मान लो अगर एसेट जो है वो ज्यादा है परचेस कंसिडरेशन से, एसेट क्या है, ज्यादा है परचेस कंसिडरेशन से, तो बैलेंसिंग फिगर आ जाएगा कैपिटल रिजर्व क्रेडिट साइड में। एग्जांपल, 10 लाख की एसेट है, 2 लाख की लायबिलिटी है, और 7 लाख का कैपिटल है, तो 1 लाख बैलेंसिंग फिगर आ रहा है क्रेडिट साइड, ये मेरा कैपिटल रिजर्व है। अब ये ऐसा क्यों हुआ, सोचो, बिजनेस परचेस कर रहे हो मतलब एसेट परचेस कर रहे हो, एसेट पूरा बिजनेस एक्वायर कर रहे हो मतलब एक एसेट ही एक्वायर कर रहे हो तुम। अगर तुम्हारा एसेट जो तुमको मिल रहा है वो ज्यादा है जितना अमाउंट तुम पे कर रहे हो, बेसिकली क्रेडिट साइड क्या है, ये 2 लाख तुम किसी क्रेडिटर को पे करोगे, ये 7 लाख तुम मेरे को पे करोगे, तुम 9 लाख की पेमेंट कर रहे हो 10 लाख के एसेट के लिए, 10 लाख के एसेट लेने के लिए तुम 9 लाख की पेमेंट कर रहे हो, तो 1 लाख का फायदा है कि नहीं है, तो ये फायदा कैपिटल रिजर्व में जाएगा, क्योंकि दिस इज कैपिटल प्रॉफिट, दिस इज व्हाट कैपिटल प्रॉफिट, बिकॉज इट इज आउट ऑफ एसेट्स। दूसरी बात, अगर एसेट की वैल्यू मान लो 10 लाख, 2 लाख, 9 लाख ऐसा है, तो इस सिचुएशन में 1 लाख बैलेंसिंग फिगर आ रहा है डेबिट साइड, ठीक है। तो इस यही वाला शेयर कैपिटल में भी है, परचेस कंसिडरेशन अदर देन कैश, सॉरी इशू ऑफ शेयर्स फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश, ये वाले टॉपिक में आप यही पढ़ोगे, ग्रुप 2 में होगा या 12th में भी पढ़े होगे। तो एसेट अकाउंट डेबिट, 10 लाख का एसेट आया, पर मैंने पेमेंट कितनी की, 2 लाख की लायबिलिटी और 9 लाख पार्टनर्स को, तो मैंने 11 लाख की पेमेंट की, तो मैंने एसेट में 10 का ले रहा हूं पर पेमेंट 11 की क्यों किया, 1 लाख का गुडविल है, इज्जत, बिजनेस की रेपुटेशन के लिए 1 लाख का पेमेंट किया, तो डेबिट साइड आया तो गुडविल, तो ये हो गया। अब इसके बाद हमारा 39 नंबर इलस्ट्रेशन हमको सॉल्व करना है। चलो, तो इतनी बातें समझ में आ गई। इलस्ट्रेशन नंबर 39 एक बार देखते हैं, चीजों को समझने की कोशिश करते हैं। ए बी कैरी आउट इंडिपेंडेंट बिजनेस, उनकी पोजीशन 31 मार्च को दी हुई है इन द बैलेंस शीट। अब स्टेप नंबर 1 क्या बोला था, बैलेंस शीट बनाओ डिसोल्यूशन के दिन, ये देखो बैलेंस शीट डिसोल्यूशन के दिन दी हुई है। देखो लायबिलिटी और एसेट दिया हुआ है आपका, एक और बी का, बोल रहा है बोथ ऑफ देम वांट टू फॉर्म अ पार्टनरशिप फर्म फ्रॉम 1/4/2013 इन द स्टाइल ऑफ AB एंड कंपनी ऑन द फॉलोइंग टर्म्स। द कैपिटल ऑफ द पार्टनरशिप फर्म वुड बी 3 लाख एंड टू बी कंट्रीब्यूटेड बाय देम इन 3:1। ठीक है, तो बोल रहा है ए और बी सोल प्रोप्राइटर है, और ए और बी चाहते हैं कि वो लोग हाथ मिला ले, कंपटीशन कम कर ले और पार्टनरशिप फॉर्म कर ले,
और उनका जो कैपिटल होगा वो 3 लाख होगा 2:1 के रेशियो में, यानी 2 लाख और 1 लाख। Asset of the individual business would be evaluated by C, at which value the firm will take over. The value would be adjusted against the contribution due to A or B. C gave him valuation report as follows: asset of A, asset of B. Stock in trade written down कर लो 15% से। Portion of Sunny Data amounting to 9,000 estimated unrealizable. फर्नीचर और फिक्सचर वैल्यू होगा 2,000 पे। इन्वेस्टमेंट टू बी टेकन ओवर एट मार्केट वैल्यू ऑफ 1,000। ठीक है। स्टॉक टू बी रिटर्न अप बाय 10%। Sunday debtors admitted at 85% of their value. Rest of the asset assumed to be at book value. Firm is not consider any creditor other than the dues on account of purchase mode. क्या बोल रहा है? फर्म कोई भी क्रेडिटर को नहीं लेके जाने के लिए बोल रही है, मतलब नई वाली फर्म बोल रही है मैं कोई भी क्रेडिटर नहीं लेके जाऊंगी, बट एक्सेप्ट अकाउंट ऑफ परचेस मोड के बेसिस पे जो भी क्रेडिटर होंगे उसको ले जाऊंगी। You are required to pass journal entry in the books of A or B. Also prepare the opening balance sheet of the firm. ठीक है, तो जर्नल एंट्री पास कर लेंगे, पर सबसे पहले मैं तुमको मेन काम सिखाना चाहता हूं जो कि क्वेश्चन का है, परचेस कंसिडरेशन। तो यहां पर लिखो मेरे साथ साथ में, वर्किंग नोट नंबर 1, कैलकुलेशन ऑफ परचेस कंसिडरेशन। पर्टिकुलर्स, फर्म ए, फर्म बी। चलो, तो सबसे पहले तुम लोग एक बात बताओ, परचेस कंसिडरेशन कैलकुलेट करने के लिए एसेट्स को रीवैल्यूएशन अमाउंट पे लेते हैं या बुक वैल्यू पे लेते हैं? रीवैल्यूएशन अमाउंट पे लेते हैं। एसेट का नाम लिख लो, स्टॉक इन ट्रेड डेटर। कैश इन हैंड और कैश एट बैंक हम लोग ले लेंगे क्योंकि क्वेश्चन ने कुछ भी नहीं बोला, तो हम ये एज्यूम करते हैं कि ले जा रहे हैं। कैश एट बैंक, कैश इन हैंड। फर्नीचर, फिक्सर और इन्वेस्टमेंट। चलो, स्टॉक इन ट्रेड, यहां पर देखो स्टॉक इन ट्रेड रिटन डाउन बाय 15%, तो 1,70,000 माइनस कर दो 15%, यार है 1,44,500। स्टॉक टू बी रिटन अप बाय 10%, तो इसका स्टॉक इन ट्रेड कितना है? 98,000। ये हो जाएगा 107,800। सन्डी डेटर्स 89 और 37, 9,000 रियलाइज नहीं हो पाएगा, तो 80,000 हो गया। और दूसरा है 37, 85% ऑफ देयर वैल्यू, 37, तो यार है 31,450। कैश एट बैंक 13,000, 7,500। कैश इन एंड 987,234। फर्नीचर एंड फिक्सर 2,750, इसमें एडजस्टमेंट है। वैल्यूड एट 2,000, बस 1,766, क्योंकि उसका बुक वैल्यू पे बोला है। इन्वेस्टमेंट टेकन एट मार्केट वैल्यू ऑफ 1,000, इसके पास है नहीं। टोटल एसेट कितने के हो गए? रीवैल्यूड,
लाइबिलिटीज, सन्डी क्रेडिटर फॉर परचेस, एक्सपेंस ले नहीं सकते, बिल्स पेबल। ठीक है, तो ये दोनों चीज मेरे को लेनी है। 1,10,047, एक मिनट, इस पर कोई वो तो नहीं एडजस्टमेंट नहीं है। बारह 500, और कोई लाइबिलिटी है? बिल्कुल नहीं है, और कोई लाइबिलिटी नहीं है। यहां पर आ जाएगा मेरा परचेस कंसिडरेशन। एक लाख 18,987। तो ये हुआ मेरा कैलकुलेशन ऑफ परचेस कंसिडरेशन, यहां पर खत्म। ठीक है, तो परचेस कंसिडरेशन की कैलकुलेशन कैसे करनी है? टोटल एसेट माइनस टोटल लायबिलिटी एट रीवैल्यूड अमाउंट। ठीक है, चलो अब इसको सबसे पहले तुम लोग नोट कर लो, उसके बाद नेक्स्ट पोर्शन पे आते हैं। नेक्स्ट में क्या हमको जनरल एंट्री पास करना है? चलो जनरल एंट्री पास करते हैं। इसको नोट कर लो। ये तुम्हारा पहला काम होगा कभी भी क्वेश्चन में, परचेस कंसिडरेशन निकाल के फुर्सत हो जाओ। चलो जनरल एंट्री, पहले ए की बुक्स में होगी फिर बी की बुक्स में होगी। पहली एंट्री, सारे एसेट ट्रांसफर करेंगे बुक वैल्यू पे। स्टॉक डेटर, चलो बुक वैल्यू पे ट्रांसफर करना है, तो सीधा ऐसे बुक वैल्यूज को ले लो। 1,70,000, 89, 89 13, 987 2750, 513। टोटल एसेट का टोटल ही होगा 276 250। सेकेंड एंट्री में लाइबिलिटी ट्रांसफर होगी क्रेडिटर फॉर परचेज एक्सपेंस और बिल्स पेबल। एक लाख 10,750, 12,500। $1,23,250। तो ये अभी तक मैं कुछ क्या कर रहा हूं, मैं अभी बैलेंस शीट में बुक्स क्लोज कर रहा हूं। क्वेश्चन में लास्ट लाइन में लिखा था, इस वाले टेक्निक के लास्ट लाइन में लिखा था बुक सारी क्लोज करना है आपको, बात खत्म। तो बुक क्लोज करना है, 1 2 3 4 5 6 क्लोज, 1 2 3 क्लोज हो गया। कैपिटल अकाउंट क्लोज करना है, कैपिटल अकाउंट बनाना पड़ेगा क्लोज करने के लिए।
तो बेसिकली कैपिटल अकाउंट वैसे तो बनाना नहीं पड़ेगा, कैपिटल में बैलेंस ब्रॉट डाउन आएगा। अगर कैपिटल अकाउंट बनाने नहीं बोला है क्वेश्चन, जनरल एंट्री पास करने बोला है, तो हम लोग आगे बढ़ते हैं जनरल एंट्री पास करने के लिए। तो जब आगे बढ़ेंगे जनरल एंट्री पास करने के लिए क्या क्या करना पड़ेगा, ये तो अभी करना है इसके एडजस्टमेंट, ठीक है। परचेस कंसिडरेशन की एंट्री क्या होती है बताओ, कौन सी नई फॉर्म बनने वाली है, ए बी कंपनी। ए बी कंपनी अकाउंट डेबिट डेटर बना दूंगा टू रियलाइजेशन अकाउंट, जो भी परचेस कंसिडरेशन आया है। कितना है पीसी, 1,18,987, 1,18,987, 1,18,987। दिस इज परचेस कंसिडरेशन। रियलाइजेशन अकाउंट खत्म। देखो रियलाइजेशन में प्रॉफिट आ रहा है कि लॉस, यहीं से देखो निकाल के 1,18,000। अच्छा एक मिनट, कुछ पेमेंट्स करना बचा है, बताओ क्या सारा लाइबिलिटी ले गया क्या वो, ना सारी लाइबिलिटी नहीं लेके गया है, तो कुछ लाइबिलिटी की पेमेंट्स करना बचा हुआ है। जैसे कि यहां पर क्रेडिटर्स फॉर एक्सपेंस, एक मिनट एक मिनट एक मिनट एक मिनट, नहीं 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 नहीं, हाँ ओके, इट इज ऑल एडजस्टेड। चलो ठीक है, तब रियलाइजेशन का प्रॉफिट या लॉस निकाल लेते हैं। 1,18,987, ठीक है, प्लस 1,23,250 माइनस करेंगे 2,76,250, तो ये आ रहा है मेरा 34,013। अब ये क्या है, ये क्या है मेरा कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर होगा जैसे पहले होता था, कोई कोई कुछ अलग नहीं है भाई, सब सेम है। रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट, एक मिनट, या मैं पीसी लिख दिया, टू रियलाइजेशन, एक लाख अट्ठारह हजार, 1,18,987, 1,23,250 माइनस 276,250। अच्छा लॉस है, लॉस नेगेटिव है, लॉस है। कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट 34,013, 34,013, ये हो गया मेरा रियलाइजेशन का लॉस हो गया। अब मैं इससे पेमेंट लूंगा, एबीएन कंपनी से मैं पेमेंट लूंगा, तो एबीएन कंपनी से मैं पेमेंट कैसे लूंगा, मेरे कैपिटल अकाउंट में एडजस्ट होगा ना, तो कैपिटल अकाउंट डेबिट टू एबी एंड कंपनी अकाउंट, कितने की पेमेंट होगी, 1,18,987, 1,18,987। भाई जितना परचेस कंसिडरेशन था उतने की पेमेंट होगी। बट मैं आप लोगों को एडिशनली एक चीज करा के दिखाना चाहता हूं इस क्वेश्चन में, और वो है कैपिटल अकाउंट दोनों का, मतलब ए का कैपिटल अकाउंट बनेगा यहां पर उसकी बुक्स में, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 1,53,000 टू रियलाइजेशन 34,013। ये कितना आ रहा है, 1,53,000 माइनस 34,013, ये आ रहा है 1,18,987 टू ए बी एंड कंपनी। दिस इज व्हाट, परचेस कंसिडरेशन। तो ये कैपिटल अकाउंट एडिशनल एक तुम लोग बना के चलोगे। तो ये एंट्रियां हुई ए की बुक में, ए की बुक में पहले सारे एसेट ट्रांसफर किए, सारी लायबिलिटी ट्रांसफर की, मैंने क्या बोलते हैं परचेस कंसिडरेशन लिख दिया, उसकी जगह जैसे मैं तुम लोग को यहां पर समझाया था ये कि कोई सेल नहीं होगा, कोई कोई पेमेंट नहीं होगा, सीधा परचेस कंसिडरेशन आ जाएगा, तो वो परचेस कंसिडरेशन वहां पर आ गया। फिर मैंने जो भी प्रॉफिट या लॉस हुआ, रियलाइजेशन का लॉस हुआ, बेसिकली उसको ट्रांसफर कर दिया, ठीक है। फिर यहां पर मैंने शेयर्स ले लिए उसके, बेसिकली जब तुम कंपनी बना रहे होगे तुमको शेयर कैपिटल मिल रहा होगा, डिबेंचर मिल रहा होगा, पैसा मिल रहा होगा शायद, और यहां पर तुमको ये जो नई पार्टनरशिप है उस पर कैपिटल का हिस्सा मिल जाएगा, ठीक है। और ये मैंने ए का कैपिटल अकाउंट भी बना दिया ए की बुक्स में। ऐसे ही सेम एंट्री हम लोग को बी के बुक में भी एक बार करनी है, तो ये भी हम करना चाहेंगे बी की बुक में एक बार एंट्री, इन द बुक्स ऑफ बी। इन द बुक्स ऑफ बी पहली एंट्री क्या होगी, वही एसेट ट्रांसफर करेंगे, लायबिलिटी ट्रांसफर करेंगे पहले, तो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू, एक मिनट,
अब ठीक है। स्टॉक इन ट्रेड, डेटर, कैश एट बैंक, कैश इन हैंड। फर्नीचर एंड फिक्सर, इन्वेस्टमेंट इसकी है नहीं। कितना ये 9837, 7500, 234, 1766। इसका टोटल बैलेंस शीट का टोटल ये आएगा 144,500। लाइबिलिटी ट्रांसफर करो सारी। इसके बस दो ही है, क्रेडिटर फॉर परचेस, क्रेडिटर फॉर एक्सपेंस। हो गया 47 और 2000। अब परचेस कंसिडरेशन की एंट्री होगी, एबी एंड कंपनी अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट फॉर परचेस कंसिडरेशन 1,01,750। अब प्रॉफिट या लॉस की एंट्री होगी 1,01,750 प्लस 49,000 माइनस 144,500। इसको प्रॉफिट हो रहा है 6250 का। ठीक है, अब इसके बाद इसको पेमेंट मिल जाएगी, तो कैपिटल अकाउंट डेबिट टू एबी एंड कंपनी अकाउंट। वन 01,750। अगर मैं कैपिटल अकाउंट बनाना चाहूँ बी का, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 95,500। इसको मैं रियलाइजेशन का प्रॉफिट दे दूंगा, तो प्लस 95,500 कर दो, 1,01,750 आ रहे टू ए बी एंड कंपनी। दैट्स इट, दिस इज परचेस कंसिडरेशन। तो ये हुई बी की बुक में सारे अकाउंट्स क्लोज हो गए, सारे अकाउंट्स, कुछ भी नहीं हुआ। ठीक है, सारे के सारे अकाउंट्स क्या हो गए, क्लोज डाउन यहां पर हो गए हैं। ठीक है, समझ में आई बात। तो इसको अभी आप फिलहाल के लिए ए और बी की बुक्स को नोटिंग करो, फिर हम लोगों को अब ए बी की बुक में भी नोटिंग करनी है। क्वेश्चन ने बोला है ना, ऑल्सो प्रिपेयर ओपनिंग बैलेंस शीट। अच्छा, ओपनिंग बैलेंस शीट बस बनाना है, तो हम लोग सिर्फ ओपनिंग बैलेंस शीट ही बनाएंगे, हम लोग एंट्री भी पास करेंगे। हम लोग एंट्री भी पास करेंगे, फिर हम लोग ओपनिंग बैलेंस शीट बनाएंगे। ठीक है, अब हम लोग ना ए बी एंड कंपनी की बुक में बैलेंस शीट बनाने के पहले हम बुक्स इनकॉर्पोरेट कराएंगे वहां पर। ठीक है, तो यहां पर प्लस, चलो देखो, तो एबीएन कंपनी को पहले एसेट मिला, तो एसेट के नाम लिखना है मेरे को ये वाला पेज बाजू में चाहिए इसके, रुको, पीसी का पेज मेरे को इसके बाजू में चाहिए। आ गया है, हाँ। क्या क्या एसेट मिला, स्टॉक इन ट्रेड, डेटा, कैश एट बैंक, कैश इन हैंड। फर्नीचर, फिक्सर, इन्वेस्टमेंट। ठीक है, तो चलो अब सबकी वैल्यू लेते जाते हैं। स्टॉक इन ट्रेड दोनों का टोटल लगाओ, 144,500 प्लस 1,107,800, 252,300। डेटर टोटल लगा लो दोनों का 80,000
प्लस 31,450, 1,11,450। कैश इन हैंड 987 प्लस 234, 1221। कैश एट बैंक 13,000 प्लस 7,500, 20,500। फर्नीचर फिक्सर 2,000 प्लस 1776, 3776। इन्वेस्टमेंट 1,000। टू लाइबिलिटीज, लाइबिलिटी कौन सी है? लाइबिलिटी है क्रेडिटर्स फॉर क्रेडिटर और बिल्स पेबल। टू ए टू बी, ठीक है। तो क्रेडिटर कौन है? 1,10,000 प्लस 47, ये है मेरा क्रेडिटर 157। बीपी कौन है? 12,500, कोई रिवैल्यूएशन नहीं था इनके में। ए को कितना दिए हैं हम लोग? ए को दिए हम 1,18,987, ए का पीसी है ये, और 1,01,750 बी का पीसी है। इफ यू वांट क्रॉस चेक जस्ट सिंपली डेबिट माइनस क्रेडिट करके देखो, 252,300 प्लस 1,11,450 प्लस 1,221 प्लस 20,500 प्लस 3,776 प्लस 1,000 माइनस 157,000 माइनस 12,500 माइनस 1,18,987 माइनस 101,750 आ रहा है। चलो, तो ये हो गया मेरा एंट्री, ठीक है। पहला एंट्री जो मैंने सारे एसेट आ गए, मेरी सारी लायबिलिटी आ गई। अब पेमेंट करना है ए और बी को। ए का कैपिटल अकाउंट डेबिट, बी का कैपिटल अकाउंट डेबिट। अच्छा नहीं, पेमेंट नहीं करना है, चेक करना पड़ेगा। चेक 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 कैसे चेक करना पड़ेगा? क्वेश्चन बोला है 3 लाख का कैपिटल चाहिए 2:1 में। पॉइंट नंबर ए पढ़ो, 3 लाख का कैपिटल चाहिए है, 2:1 में चाहिए है। तो मेरे को चाहिए ए के साइड से कितना? 2 लाख चाहिए मेरे को ए के साइड से, और बी के साइड से चाहिए मेरे को 1 लाख, ठीक है। न्यू कैपिटल्स और कैपिटल अलॉटेड, कितना अलॉट हो चुका है? 1,18,987 हो चुका है, 1,01,750 अलॉट हो चुका है। तो बेसिकली बी के लिए जितना मेरे को कैपिटल चाहिए उससे ज्यादा पैसा दे दिया है वो, तो 1,750 वो ले जाएगा विड्रॉल, और ए जो है वो पैसा लाएगा क्योंकि उसका कैपिटल कम है जितना होना चाहिए उससे। 81,013 पैसा ये ब्रॉट इन हो जाएगा। तो बेसिकली जो मेरा कैश अकाउंट होगा वो मेरा 1,221 था ना, 1,221 था, उसमें प्लस हो जाएगा 81,013 और माइनस हो जाएगा 1,750। तो जो न्यू कैश अकाउंट आएगा जो बैलेंस शीट में दिखेगा वो दिखेगा ये 80,484। अब बनेगी बैलेंस शीट, ये मैंने जर्नल एंट्री पास कर ली मेरे सेटिस्फेक्शन के लिए, ठीक है। अब बनेगी बैलेंस शीट ऑफ द न्यू फर्म। ये हो गया। बस कैश इन हैंड को मिटा के लिख दो 80,484, इधर लिख दो कैपिटल ए और बी का 2 लाख और 1 लाख, खत्म। टोटल लगा दो एक बार
252,300 प्लस 1,11,450 प्लस 80,484 प्लस 20,500 प्लस 3,776 प्लस 1,000 4,69,510 1,57,000 प्लस 12,500 प्लस 2 लाख प्लस 1 लाख 4,69,500 आ रहा है। 10 रुपए का कुछ डिफरेंट आ रहा है। आई थिंक अमाउंट उठपटांग को ऐसा लिख दिया हूँ मैं। लेट मी चेक। 2,000 प्लस 1766 है। अच्छा 1766 है। ओके यहाँ पर गलती है, यहाँ पर भी एक करेक्शन होगा फिर 66। दैट्स इट। तो ये मेरी न्यू फर्म की जो है बैलेंस शीट बन गई। तो ऐसे होता है तुम्हारा क्वेश्चन। तो बेसिकली क्या क्या स्टेप थे एक बार रिकॉल करते हैं। सबसे पहले मैंने परचेस कंसिडरेशन निकाल दिया, ऑल द रीवैल्यूड एसेट, ऑल द रीवैल्यूड लायबिलिटीज जो टेकन ओवर करने के लिए उसने एग्री किया है, ठीक है। उसके बाद इन द बुक्स ऑफ ए मैंने जर्नल एंट्री पास की और सारे अकाउंट्स क्लोज कर दिए। इन द बुक्स ऑफ बी मैंने जर्नल एंट्री पास की और सारे अकाउंट क्लोज कर दिए, ठीक है। और फिर उसके बाद मैंने इन द बुक्स ऑफ ए बी एंड कंपनी जर्नल एंट्री पास की और फिर मैंने उनकी बैलेंस शीट बना दी, ठीक है। ये देखो, तो ऐसे ही मतलब एक बड़ा क्वेश्चन नहीं था, मैंने इसको बड़ा बना दिया। मैंने कैपिटल अकाउंट एडिशनल बना दिया, मैंने जर्नल एंट्री एडिशनल पास कर दिया। पर इतना बड़ा क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है, ठीक है। और एग्जाम में क्वेश्चन जो इंस्टीट्यूट के मॉड्यूल के या पीवाईक्यू के आसपास के ही आते हैं, ठीक है। समझ में आ गई बात। तो ये क्वेश्चन हो गया हमारा। नेक्स्ट आते हैं सेकंड केस के ऊपर, ठीक है। नॉट मच वेरिएशन। पढ़ो इस केस को ध्यान से। क्या बोल रहा है क्वेश्चन? बोल रहा है व्हेन एग्जिस्टिंग प्रोप्राइटर फर्म एब्जॉर्ब अ सोल प्रोप्राइटर। क्या बोल रहा है? एक एग्जिस्टिंग पार्टनरशिप फर्म थी, एक सोल प्रोप्राइटर को अपने पास बुला ले रही है, पार्टनर बना ले रही है, एब्जॉर्ब कर ले रही है, बस। एक सोल प्रोप्राइटर इज टेकन ओवर बाय एन एग्जिस्टिंग फर्म, ओरिजिनल बिजनेस ऑफ द सोल प्रोप्राइटर डिसॉल्व कर दो और कंपनसेट कर दो बाय शेयर ऑफ पार्टनरशिप व्हिच इज एक्वायरिंग इट इन केस द एसेट और लायबिलिटी ऑफ द सोल प्रोप्राइटर बिजनेस टेकन ओवर हो जाता है पार्टनरशिप फर्म के द्वारा। एग्री वैल्यू में प्रोसीजर फॉर क्लोजिंग ऑफ बुक्स ऑफ सोल प्रोप्राइटर आर सेम एज एक्सप्लेन्ड अर्लियर। बोल रहा है जो मैंने पहले बताया था वैसे ही सेम टू सेम कर देना सब। हाउएवर कुछ चीजों का ध्यान रखना। पहला, एसेट और लायबिलिटी ऑफ द सोल प्रोप्राइटर टेकन ओवर बाय एग्जिस्टिंग फर्म आर एडेड विद द एग्जिस्टिंग एसेट और लायबिलिटी। कॉमन सेंस की बात है। बोल रहा है जो एसेट एंड लायबिलिटी सोल प्रोप्राइटर मेरे को देगी उसको मैं अपने में ऐड कर लूंगा। भाई सही बात है, तो करना ही पड़ेगा। कैपिटल ऑफ द न्यू पार्टनर इज इक्वल टू द परचेस कंसिडरेशन। क्या बोल रहा है? जितना परचेस कंसिडरेशन आएगा उतना ही कैपिटल दोगे तुम उस सोल प्रोप्राइटर को जिसको तुम एब्जॉर्ब कर रहे हो, ठीक है। कैलकुलेशन एंड ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल कैपिटल रिजर्व सेम जो कि पहले एक्सप्लेन किया गया है। बिफोर अमेलगमेशन सारी एसेट लायबिलिटी रीवैल्यू कर सकते हो। अगर प्रॉफिट और लॉस आ रहा है तो ट्रांसफर कर दो पार्टनर्स कैपिटल में ओल्ड पीएसआर में, ठीक है। तो अमेलगमेशन के पहले अगर कोई रीवैल्यूएशन है तो अपनी फर्म की बुक में आप कर लेना, ठीक है। जैसे एडमिशन के पहले रीवैल्यूएशन होता है ना, बस वैसे ही। गुडविल ऑफ द फर्म एडजस्ट होगा बाय क्रेडिटिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट इन देयर ओल्ड पीएसआर, ठीक है। और बैलेंस ऑफ रिजर्व एंड सरप्लस ऑफ द फर्म इज टू बी आल्सो क्रेडिटेड टू द पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट इन पीएसआर। तो वही बोल रहा है जैसे एडमिशन में करते थे सेम वैसे ही करेंगे। बस यहाँ पर अगर कोई गुडविल आ रही होगी तो गुडविल को रेस कर देना डेबिट करके और पार्टनर्स को क्रेडिट कर देना ओल्ड पीएसआर में। चलो इसके ऊपर क्वेश्चन देखते हैं, बात अच्छे से समझ में आएगी तब। इलस्ट्रेशन नंबर 40, फॉलोइंग एज द बैलेंस शीट ऑफ एक्स और वाई शेयर कर रहे हैं प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो ऑफ देयर कैपिटल और उनका सोल प्रोप्राइटर एंड सोल प्रोप्राइटर ऑफ द जेड, ठीक है। तो ये जेड का दिया हुआ है और ये एक्स और वाई का दिया हुआ है। इन लोगों का कैपिटल एक्स वाई जेड क्यों लिखा है यहाँ पर? रुको, कुछ उटपटांग सा है ये। ये एक्स का कैपिटल है मेरे ख्याल से, ये वाई का कैपिटल है एक्स का, ये वाई का, और ये जेड का कैपिटल है, ठीक है। और फिर उसके बाद ये क्रेडिटर है और ये लोन है, ठीक है। तो कुछ इस प्रकार से है मेरे ख्याल से। हाँ, तो ये तुम्हारी बैलेंस शीट दी हुई है। इधर भी कुछ दिक्कत तो नहीं है? नहीं है दिक्कत। चलो आगे बढ़ते। मेन चीज तो यहाँ मसाला रहता है। बोल रहा है पार्टनर डिसाइड कर रहे हैं एडमिट करेंगे जेड को एज अ न्यू पार्टनर। जेड एग्रीड कर रहा है अमेलगमेशन ऑफ हिज बिजनेस विद द पार्टनरशिप फर्म। न्यू पीएसआर एक्स वाई जेड का रेशियो ऑफ कैपिटल रहेगा। बिल्डिंग को अप्रिशिएट कर देना 15,000 से और प्रोविजन 5% क्रिएट कर दो डेटर्स पे। गुडविल ऑफ द पार्टनरशिप इज वैल्यूड एट 10,000 एंड सोल प्रोप्राइटर का 1,500। बोथ आर टू बी रिकॉर्डेड, ठीक है। स्टॉक टेकन ओवर एट 9,200 और 16,800 ऑफ द फर्म और सोल प्रोप्राइटर, मतलब ये सोल प्रोप्राइटर का है और ये फर्म का है। प्रिपेयर करो लेजर अकाउंट टू क्लोज द बुक्स ऑफ जेड, मेक नेसेसरी जर्नल एंट्री इन द बुक्स ऑफ द फर्म, प्रिपेयर बैलेंस शीट ऑफ द रिकंस्टिट्यूटेड फर्म।
ठीक है, तो इतना काम हम लोग को करना है। चलो स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहला काम, कैलकुलेशन ऑफ परचेज कंसिडरेशन। बेसिकली जो फर्म बिकती है वो परचेज कंसिडरेशन कैलकुलेट करती है। तो यहाँ पर जेड बिक रही है तो जेड बस करेगी, ए बी नहीं करेंगे, मतलब एक्स वाई नहीं करेंगे, सिर्फ जेड करेगी। तो क्या करना है, सारे एसेट्स को लेना है रीवैल्यूड अमाउंट पे। क्या है भाई, गुडविल है, बिल्डिंग बिल्डिंग नहीं है, स्टॉक है, गुडविल तो क्वेश्चन में से 1500 बोल दिया था, स्टॉक है, बिल्स रिसेबल, डेटर, कैश इन हैंड भी नहीं है ना, 5 6। स्टॉक को रिवैल्यू करना है बस। स्टॉक में देखो क्या बोल रहे हैं, स्टॉक इज टू बी टेकन इन 9200 फर्म का, 16800 सोल प्रोप्राइटर का, इसको ले लो 16800। ठीक है, तो ये हो गए मेरे टोटल एसेट्स। $1500 प्लस 16800 प्लस 5000 प्लस 6000, 29,300। फिर लिखो लाइबिलिटीज, क्या क्या है, क्रेडिटर है, लोन भी है। तेरह और 5 कोई एडजस्टमेंट नहीं है। यहां पर कुछ एडजस्टमेंट दी हुई थी। प्रोविजन क्रिएट करना है 5% ऑन डेटर्स। ठीक है, प्रोविजन इज टू बी क्रिएटेड 5% ऑन डेटर्स। तो यहाँ डेटर्स देख लो, डेटर्स 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 6000 का डेटर है। अब स्पेसिफिकली मेंशन नहीं किया, मतलब दोनों के लिए बोल रहे हैं, इंटू 5% ये आ रहा है 300। या फिर तुम लोग इसको डायरेक्ट डेटर से माइनस करके भी लिख सकते थे, एज द केस में भी तुम्हारा जैसा मन, ठीक है, वैसा कर सकते हो। इंस्टीट्यूट जैसी प्रेजेंटेशन फॉलो करने बोलती वैसी हम आपको करवा रहे। टोटल लाइबिलिटीज 13,000 प्लस 5,000 प्लस 300। तो परचेज कंसिडरेशन ये ए हो गया, ये बी हो गया। ये आ रहा है मेरा 11,000 परचेज कंसिडरेशन। तो पहला काम हमारे क्वेश्चन में ये होता है, परचेज कंसिडरेशन निकालना, वो हमने निकाल लिया है। दूसरा काम क्या होता है, अब हम लोग को बुक्स क्लोज करनी है प्रोप्राइटर की, यानी कि जेड की। तो लेट्स क्लोज द बुक। पहली एंट्री, जेड की बुक में पहली एंट्री, सब सारे एसेट्स ट्रांसफर होंगे, चाहे वो क्या क्या है, गुडविल, स्टॉक, बिल्स रिसीवेबल, डेटर। इसके में बस 4 ही हैं, 2 15 5 6। कितना हो गया टोटल, के पास 11 12 13, 13 और 15 28,000। लाइबिलिटी ट्रांसफर करेंगे, लाइबिलिटीज ट्रांसफर करेंगे, दो ही है, क्रेडिटर और लोन, 13 और 5। टू रियलाइजेशन 18,000। थर्ड में पीसी की एंट्री होगी, पीसी कितना है, पीसी यहाँ निकाले थे, 11,000 आ रहा है। क्या नाम है उनके नई पार्टनरशिप का, कुछ नाम रखे हैं क्या, न्यू फर्म है क्या, ए एक्स वाई जेड बोल देते हैं चलो। क्या एंट्री होगी, एक्स वाई जेड, अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। 11,000 का पीसी है, परचेज कंसिडरेशन। फोर्थ एंट्री 18 प्लस 11
माइनस 28, 1000 का प्रॉफिट हो रहा है। रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट, 1000 का प्रॉफिट हो गया। अब इसको मिल जाएगा शेयर, तो बेसिकली कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट, नहीं नहीं नहीं, रियलाइजेशन नहीं, XYZ, ये यहाँ ओपन होके यहाँ क्लोज हो गया। अगर कैपिटल बना के दिखाना चाहूं जेड का, $10,000 है। रियलाइजेशन प्रॉफिट आया टू XYZ, तो ये हो गई पूरी बुक्स क्लोज हो गई जेड की। जेड की पूरी बुक्स क्लोज करने बोला था, जेड की बुक परचेस कंसिडरेशन निकालनी है, जेड की बुक क्लोज कर ली है। अब इसके बाद क्या करना है, इनकॉर्पोरेट करना है। तो क्वेश्चन की डिमांड क्या है, 1 मिनट में पढ़ लूं। जर्नल एंट्रीज बना दो, ठीक है, इन द बुक्स ऑफ द फर्म बना दिए। प्रिपेयर बैलेंस शीट करो रिकॉन्स्टिट्यूटेड फर्म की। तो इस बार बैलेंस शीट बनाने बोल रहा है, तो अगर बिना जर्नल एंट्री के, तुम लोग की आदत होनी चाहिए कि बिना जर्नल एंट्री के भैया बैलेंस शीट कैसे बनाते हैं वो भी सिखा दो, तो वो भी तुम लोग को बनना चाहिए। बट द वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट इज, क्वेश्चन ने ये भी बोला है कि अगर कोई रीवैल्यूएशन होता है फर्म का, ये देखो, अगर अमेलगमेशन के पहले कोई रीवैल्यूएशन एंड ऑल कुछ होता है तो वो आप कार्यक्रम कर लेना। तो हो रहा है यहाँ पर, देखो भर भर के हो रहा है, ये देखो पूरा रीवैल्यूएशन रीवैल्यूएशन भरा हुआ है यहाँ पर। देखो जैसे बिल्डिंग एप्रिशिएट हो रही है, गुडविल को रेस करना है, तो ये सब की हम लोग एंट्री पास करेंगे। इन द बुक्स ऑफ एक्स वाई फर्म, ठीक है। तो लेट स्टार्ट, 1 मिनट, मेरे को ये पेज यहाँ पर चाहिए। पहली एंट्री, तो पहली एडजस्टमेंट ही क्या है, बिल्डिंग को अप्रिशिएट कर दो 15,000 से, बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू रीवैल्यूएशन अकाउंट। सेकेंड एंट्री, प्रोविजन बनाओ 5% का, रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स। पांच परसेंट डेटर्स कहाँ हैं, ये रहे, 5 4 20, 200 रुपए मात्र। नेक्स्ट, गुडविल तो रेस करना है, तो गुडविल रेस करेंगे, गुडविल अकाउंट डेबिट 10,000 का गुडविल रेस होगा। 2x को फायदा, 2y को फायदा उनके PSR में। उनका कैपिटल रेशियो क्या है देख लो एक बार, 5:5 5 है, 3:1 है, 3:1 है उनका कैपिटल रेशियो। तो 10,000 डिवाइड बाय 4 इंटू 3 इंटू 1, 7,500, 2,500, ठीक है। फोर्थ, 9,200 उनके फर्म का वो है स्टॉक, पुराना कितना था, 10,000 था, तो 800 का लॉस हो गया। हाँ, ये भी रीवैल्यूएशन होगा। रीवैल्यूएशन प्रॉफिट या लॉस निकाल लो, 15,000 का प्रॉफिट पर 1,000 का लॉस, तो ये हो जाएगा रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट 2x 2y, 14,000। ठीक है, तो ये बेसिक एडजस्टमेंट्स की एंट्री हो गई, जो एडजस्टमेंट मेरे को यहां पर करनी थी। अब फाइनली इनकॉर्पोरेट करना है, वहां के सारे 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 मुद्दों को यहां पर लाना है। तो उसने क्या क्या दिया है मेरे को, सीधा पीसी उठा के देख लो, ये देखो उसने मेरे को क्या क्या दिया है, सीधा पीसी उठा के देख लो। गुडविल अकाउंट डेबिट, स्टॉक अकाउंट डेबिट, बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट, डेटर अकाउंट डेबिट,
टू, लोन था, क्रेडिटर था, इसके पास कुछ नहीं था ना, पर इसके पास लोन क्रेडिटर दोनों थे। कितने का था? 5,000 और 13,000। 13,000, ठीक है। एक मिनट, इसके अलावा और क्या था? क्रेडिटर हो गया, लोन हो गया, ये चार हो गए। प्रोविजन ले लो एक। प्रोविजन मैं पहले बता रहा हूँ, प्रोविजन को डेटर से माइनस करके भी लिख सकते थे, कोई बुराई नहीं है। 300 सब हो गया। टू पीसी, पीसी कितना है? 11,000। क्रॉस चेक कर लेते एक बार। 1,500 प्लस 16,000, 800 प्लस 5,000 प्लस 6,000 माइनस 5,000 माइनस 13,000 माइनस 300 माइनस 11,000, जीरो। यस, तो ये हुई इनकॉर्पोरेशन की एंट्री, मतलब जो भी सारी चीजें मैंने इनकॉर्पोरेट कर दी। अब ये जो पीसी है ना, पीसी परचेस कंसिडरेशन, इसको ट्रांसफर कर दो जेड के कैपिटल में। क्वेश्चन ने बोला है जितना परचेस कंसिडरेशन होगा उतना जेड का कैपिटल होता है, तो 11,000 रुपए जेड के में क्या हो गया? ट्रांसफर हो गया। और कुछ बोला है क्या क्वेश्चन बनाने के लिए? बैलेंस शीट बनाने बोला है रिकंस्टिट्यूटेड फर्म की। ठीक है, चलो तो बैलेंस शीट हम लोग बना लेते हैं। हम्म, तो यहां से देखो सबसे पहले गुडविल, गुडविल दोनों फर्म का मिला के, तो एक का था 10,000 और एक का 1,500। न्यू गुडविल की बात कर रहा हूं जिसको मैंने रेज किया है, किसमें? बुक्स के अंदर में रेज किया है, तो ये गुडविल हो गया। बिल्डिंग स्टॉक बी आर डेटर कैश। तो बिल्डिंग कितने की हो गई है? इसकी बिल्डिंग 15,000 से बढ़ गई है, तो ये हो गई है 25, 30, 40,000, और इसके पास तो बिल्डिंग ही नहीं है। स्टॉक, इसका स्टॉक 800 से घट गया 9,200 प्लस 16,800, डायरेक्ट कर दो, एडजस्टमेंट में दिया हुआ था 26,000। ठीक है, बी आर 5, 5, 10, डेटर 4, 6, 10, माइनस प्रोविजन भी है 300 का, और इसका भी प्रोविजन कितने का था? 200 का। 300, 200, 500 का प्रोविजन, 10,000 का ग्रॉस डेटर है। कैश सिर्फ 2,000 का इसके पास। एसेट साइड कंप्लीट। लायबिलिटी साइड, एक्स वाई जेड का कैपिटल, क्रेडिटर और लोन। एक्स का कैपिटल कितने का है? 15,000 का है एक्स का कैपिटल, लेकिन कुछ अप डाउन हुआ है यहां पर देखो। 15,000 का कैपिटल था उसका, 7,500 बढ़ा, 10,500 बढ़ा, और कुछ बढ़ा क्या? नहीं। 33,000 हो गया एक्स का कैपिटल। एक्स, ये देखो यहां और यहां पर बढ़ा ना। वैसे कैपिटल अकाउंट बना सकते थे इफ यू वांट टू। वाई 5,000 था, वाई की भी एडजस्टमेंट देख लेते हैं। 5,000 से स्टार्टिंग हुई, 2,500 बढ़ा, 3,500 बढ़ा, 3, 4, 5, 5, 5, 10, और एक 11,000 हो गया वाई का। ठीक है, इसके अलावा है लोन और क्रेडिटर। तो लोन तो सेम है 5,000।
क्रेडिटर हो जाएगा 26 प्लस 13 39,000। ठीक है, जो जो आइटम सेम है वो तो सेम ही है, बस दोनों फर्म का प्लस कर करके लिखना है, बस दोनों फर्म का प्लस कर करके लिखना है और लड्डू खाते जाओ खाते जाओ। 99। ओके, तो दिस इज द बैलेंस शीट ऑफ रिकंस्टिट्यूटेड फर्म। तो इस क्वेश्चन में हमने क्या क्या किया, सबसे पहले हमने निकाल लिया था पीसी, परचेस कंसिडरेशन। उसके बाद हमने एंट्री की जेड की बुक्स में, जेड की बुक्स में एंट्री किया, फिर उसके बाद मैंने एक्स वाई फर्म की बुक में एंट्री किया, सब कुछ रिवैल्यूएशन किया, सारी एडजस्टमेंट करने के बाद क्लोज डाउन कर दिया, फिर इनकॉर्पोरेट भी कर दिया 7वीं एंट्री में, फिर जेड को उसका कैपिटल अलॉट कर दिया, और फाइनली रिकंसिडर्ड फर्म की बैलेंस शीट बना दी विद द रीवैल्यूड अमाउंट ऑफ परचेस कंसिडरेशन, ये सारे अमाउंट प्लस उस फर्म के सारे रीवैल्यूड अमाउंट, ठीक है वो सब। और गुडविल जो है वो 10,000 दिख रहा है एक्स वाई फर्म का और 1500 दिख रहा है जेड का, प्रोप्राइटर का। तो ये सेकंड क्वेश्चन हमारा इसके साथ होता है समाप्त। ठीक है, कोई डाउट है तो पूछ लो।